फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्टर टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है कृष्णा सोवती जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे NCERT की आरोह भाग 11वीं की पुस्तक में है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णा सोवती जी का जीवन परिचय। कृष्णा सोवती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। भारत के विभाजन के समय गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने के बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया। इनके परिवार के कुछ लोग उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे। कृष्णा सोवती ने 3 भाई बहनों के साथ स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा शुरू की। उनकी शुरुआती शिक्षा दिल्ली और शिमला में हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा फतेहचंद कॉलेज से लाहौर में शुरू की, यानी जो अब पाकिस्तान है। लेकिन भारत के विभाजन होने पर वह लोग दिल्ली लौट आए, यानी जब विभाजन हुआ तो वहाँ से दिल्ली लौट आए। विभाजन के तुरंत बाद इनका परिवार 2 साल तक महाराजा तेज सिंह के संरक्षण में रहा था। सिरोही राजस्थान के महाराजा थे। कृष्णा सोवती 23 वर्ष की आयु से ही लेखन में सक्रिय रही हैं, यानी जब वो 23 वर्ष की थी तब से ही वे लेखन में आ गई थी। अपने पति शिवनाथ के गुजर जाने के तक दोनों दिल्ली के मयूर विहार में तकरीबन 1.5 दशक तक साथ रहे और दिल्ली ही अंत तक उनका निवास स्थान रहा। लंबी बीमारी की वजह से कृष्णा सोवती की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर 25 जनवरी 2019 को हुई। 2019 को कृष्णा सोवती की मृत्यु हुई। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 को। 18 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ और 25 जनवरी 2019 को 1925 में जन्म, 18 फरवरी में जन्म और 25 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु होगी। कृष्णा सोवती जी का साहित्यिक परिचय। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कृष्णा सोवती बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी थी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, शब्द चित्र, संस्मरण आदि विविध विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास जिंदगी नामा, समय सरगम, ए लड़की दिलो दानिश, जिसमें जिंदगी नामा पर इनको पुरस्कार भी मिला है। कहानियाँ मित्रों मरजानी, डार से बिछड़ू, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के। संस्मरण एवं रेखा चित्र हैं शब्दों के आलोक में और हम हसमत। और इनके कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। कहानी संग्रह है इनका बादलों के घेरे में, और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980। फिर है लंबी कहानियाँ, सिक्का बदल गया 1948 में, डार से बिछड़ी 1958 में, मित्रों मरजानी 1967 में, यारों के यार 1968 में, 3 पहाड़ 1968 में, 3 पहाड़, ए लड़की 1991 में, और जैनी मेहरबान सिंह सन है 2007 में। आगे हैं इनके उपन्यास है इनका सूरजमुखी अंधेरे के सन 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017। और फिर है इनके विचार संवाद संस्मरण, यानी कि संस्मरण, हम हसमत 3 भागों में, सोवती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोवती वैध संवाद, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व की सही तलाश में 2017, लेखक का जनतंत्र 2018, मार्फत दिल्ली 2018। फिर है इनके यात्रा आख्यान। बुद्ध का कमंडल, क्या है इनका यात्रा आख्यान? बुद्ध का कमंडल, लद्दाख। कृष्णा सोवती की साहित्यिक उपलब्धियां, यानी जो भी उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए वो हैं। कृष्णा सोवती को सन 1980 में जिंदगी नामा पर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1980 में जिंदगी नामा पर
से इनको सम्मानित किया गया। सन 1981 में शिरोमणि पुरस्कार मिला के अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। फिर इनको सन 1982 में हिंदी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से पुरस्कृत किया गया। फिर 1999 में लाइफ टाइम अचीवर लिटरेरी अचीवमेंट अवार्ड के साथ प्रथम महिला लेखिका भी बनी है, जिन्होंने कथा चूड़ामणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिन्हें कृष्णा सोवती को सन 2008 में हिंदी अकादमी दिल्ली का स्लाका अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृष्णा सोवती को सन 2017 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थी कृष्णा सोवती जी की साहित्यिक परिचय और कृष्णा सोवती जी का जीवन परिचय। आइए हम जो कृष्णा सोवती का जो पाठ है उसका सार भी देख लेते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन। क्लास है 11वीं के आरोह भाग 1 में संकलित है और कृष्णा सोवती जी का यह है जो कि मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र है। शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला एवं उसमें खानदानी महारत बताते हैं, क्योंकि इन्होंने यह जो है इनका खानदानी पेशा है। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताते हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, जो कि 56 किस्म की रोटियां बनाने में, कितने किस्म की रोटियां? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव, आंखों में चुस्ती और माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते थे। किन किन को? अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। कौन थे? मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आँच देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उन्हें बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके न पानी से पके। उन्हें ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती है कि उन्हें बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया है। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खिंच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री लिख भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। तुनक्कर बोले तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। यानी यह भी रोटी का ही नाम था। फिर ये यादों में खो गए। उन्हें कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया। अब न कद्र करने वालों की है और न तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। तो यह था मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का सार। आशा करती हूँ कि आपकी परीक्षाओं में इससे कुछ न कुछ मदद अवश्य मिलेगी। तो अगर मेरी यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।